कुक टीवी। एक अरबपति भिखारी बन गया। जेम्स कई होटल चलता है। वह रेस्टोरेंट में सभी भोजन करने वालों का समान रूप से सम्मान करता था, चाहे वे अमीर हो या गरीब या शिक्षित। उन्होंने 5 होटल शुरू किए और अपनी प्रतिभा के दम पर करोड़पति बने। उसकी कोई पत्नी और बच्चे नहीं है। जैसे जैसे जेम्स बूढ़ा होता जा रहा था, वह अपने होटलों को चलाने के लिए अपने होटल प्रबंधकों में से एक का चयन करना चाहता था। जेम्स ने खुद को एक भिखारी के रूप में प्रच्छन्न किया और उस होटल में गया जिसे उसने सबसे पहले शुरू किया था। आप क्या चाहते हैं? सर, मुझे होटल में खाना है। आप जैसे लोगों को यहाँ अनुमति नहीं है। जाओ जाओ। खैर, आगे हम अपने दोस्त द्वारा संचालित होटल में जाएंगे। महोदय, मुझे अंदर जाकर भोजन करना चाहिए। आपको यहाँ अनुमति नहीं है। गेट के किनारे जाकर खड़े हो जाओ, वही खाना देंगे। फिर कोई खराब खाना कूड़ेदान के पास रखता है। नमस्ते बूढ़े आदमी, जाओ और खाना ले आओ, इसे बाहर खाओ। हमारा दोस्त भी गलत है। चलो अगले होटल में चलते हैं। आपका स्वागत है सर, जिसकी आपको जरूरत है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कृपया प्रतीक्षा करें। सीट खाली होने पर आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, बाय। कम समय में। सर, अंदर आ जाओ। मैनेजर ने भिखारी को एक टेबल के पास बैठा दिया। वेटर ने अपने सामने ढेर सारा खाना रखा। सर, अपना मनपसंद खाना ले लो जो आपको अच्छा लगे। भिखारी ने कुछ ही खाना खाया। भाई, आपने मुझे अंदर कैसे जाने दिया, जबकि दूसरे होटल व्यवसायियों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया? सर, मैं भी बिना नौकरी के आपकी तरह ही था। इस होटल के मालिक ने मेरी स्थिति के बारे में सुना और मुझे यहाँ एक छोटी सी नौकरी की पेशकश की। मैंने ईमानदारी से काम किया और इस होटल को ऊंचे स्तर पर पहुँचाया। अगले दिन जेम्स ने अपने होटलों के सभी प्रबंधकों को एक बैठक में बुलाया। यह भिखारी यहाँ क्या आ रहा है, जहाँ हमारा मालिक गया था? तब भिखारी ने अपना श्रृंगार हटा दिया। बस आप ही है। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं आप में से एक को होटल सौंपने का इरादा रखता हूँ। प्रत्येक प्रबंधकों ने सोचा कि वह खुद को नियुक्त करेगा। मैं एक भिखारी के वेश में यह जानने आया हूँ कि तुम में से कौन योग्य है। आप में से केवल लारेंस ही थे जिन्होंने मुझे होटल के अंदर जाने दिया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। वह मेरे सभी 5 होटल चलाएगा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका मतलब है कि हमें अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। गर्भवती गाय और बछड़े का स्नेह। राजमोहन चेन्नई के पास पोरूर में एक गाय पालते थे। वह गाय गर्भवती थी। राजमोहन ने सुबह गाय को चरने के लिए खोल दिया। भोजन की तलाश में गाय बहुत दूर तक गई। तभी गाय के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होती ही गाय एक पेड़ के नीचे लेट गई। कुछ ही देर में गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय ने अपने बछड़े को प्यार से देखा। उस गांव के लोगों ने भी देखा। भाई, गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है। यह गाय किसकी है यह पता नहीं चल पाया है। भाई, इस गाय के गले में टैग लगा है तो देखते हैं। इस टैग को देखिए। गाय के मालिक का फोन नंबर है। चलो उस नंबर पर कॉल करते हैं। हाँ, यह सही है। नमस्ते, यह कौन है? भाई, आपकी गाय के यहाँ एक बछड़ा पैदा हुआ है। सच में? जहाँ गाय और बछड़ा है, गाय की फोटो और गाय की लोकेशन मेरे मोबाइल पर शेयर करें। उन्होंने राजमोहन को गाय और गाय के स्थान की एक तस्वीर साझा की। राजमोहन ने देखा। भैया, मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। राजमोहन और उसके दोस्त ने गूगल मैप के जरिए गाय की लोकेशन को पता लगाया और वहां गए। गाय ने बछड़े और राजमोहन को स्नेह से देखा। भाइयों, आपने जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजमोहन बछड़े को मोटरसाइकिल से अपने घर ले गए। पेट दर्द की परवाह किए बिना गाय ने बछड़े के 3 किलोमीटर बड़े प्यार से पीछा किया। अरुण बहुत खुश हुआ कि गाय अपने बछड़े को लेकर घर आ गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें पालतू जानवरों और जानवरों की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे गर्भावस्था के दौरान अपनी बेटे और बहू की देखभाल करते हैं। डिजिटल चोर। सुंदर अपना काम पूरा करके अपने घर लौट रहा था, तभी उसे वहाँ एक पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर ने पहले कभी उस तरह की आवाज को नहीं सुना था। वो डर कर भाग गया। भाई, मुझे लगता है कि हमारे गांव के पास वाले पेड़ पे एक भूत रहता है। जब मैं कल रात को घर लौट रहा था, तभी मुझे उस पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर, उस पेड़ में कोई भूत नहीं होगा। चलो कल रात वहाँ जाकर देखते हैं। अगले दिन सुशीला सब्जियां खरीद के लौट रही थी कि तभी उसे उस पेड़ से बहुत तेज शोर सुनाई दी और आकाशीय बिजली दिखाई दी। जब सुशीला ने यह देखा तो वो डर के मारे घर भाग गई। शिवा अपने खेत में पानी देने के लिए पानी लेके उस पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पेड़ से तेज आवाज आने लगी। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं अपने पीछे वाले घर पर पहरा दे रहा हूँ। इस घर में भूत है। मैं उन लोगों को खाऊंगा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। शिवा ने उस पेड़ को चुनौती दी और उस पेड़ की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ से बहुत शोर और प्रकाश आई। यह देखकर शिवा भयभीत होकर गांव की तरफ भाग गया। गांव में हर कोई मानता था कि उस पेड़ में एक राक्षस था और उसके पास वाले घर में एक भूत था। गांव वाले सब उस पेड़ के पास से जाने से डरते थे। तभी जगन ने गांव वालों का बातचीत सुना। कोई भूत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और जांच पड़ताल करूंगा। उसके बाद जगन पेड़ के पास गया। गांव के लोग थोड़ी दूर पर खड़े थे और डरे हुए थे। फिर पेड़ जोर से हिलने लगा, तेज आवाज भी आने लगी और बिजली की तरह रोशनी निकलने लगी। जगन पेड़ के पीछे गया। जगन ने पेड़ पर लगे बिजली के उपकरणों को देखा। जगन ने उस बिजली के उपकरण पर लगा हुआ बटन को दबाया। पेड़ ने हिलना बंद कर दिया। शोर और रोशनी भी बंद हो गई। सब लोग यहाँ आओ। बेशक इस घर में रहने वाले ने ही इस पेड़ का ये हाल बना कर रखा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जब सब लोग घर के अंदर गए तब उन्होंने वहाँ एक चोर को देखा। वहाँ बहुत पैसे और सोने के गहने थे। तुमको यह गहने और पैसे कैसे मिले? मैंने इन सभी चीजों को पड़ोसी शहरों से चुराया है। लोगों को इस जगह से दूर रखने और ध्यान भटकाने के लिए मैंने कंप्यूटर और अलग अलग यंत्रों का उपयोग करके लोगों को यकीन दिलाया कि इस घर में और पेड़ में भूत हैं। मुझे माफ कर दें, मैं इन चीजों को खुद सही लोगों तक पहुंचा दूंगा। तुम अपने कंप्यूटर के ज्ञान का गलत इस्तेमाल मत करो। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करो और इस समाज में सर उठा के चलो। तुम अपना ज्ञान का प्रयोग करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। तुम्हें ऐसे गलत काम करके और डर के नहीं जीना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, मैं वही करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें अपनी ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज्ञान का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने में उपयोग करनी चाहिए। पानी में चलने वाली मोटर बाइक। मदनपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, पर पिछले 2 दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश भी हुई है। पूरा मदनपुर गांव बारिश के पानी से भर गया। गांव के सभी घरों में पानी घुस गया है। घर के लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे थे। यहाँ तक भोजन और पानी के बिना वे सब काफी पीड़ित थे। तब सुरेश ने देखा बारिश की बाढ़ से यहाँ के तमाम लोग जूझ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सुरेश ने अपनी मोटर बाइक को
पानी के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया। मोटर बाइक की नाव पानी में चल पड़ी। वो पानी पर मोटर बाइक की नाव चलाता और फिर घर घर जाके लोगों को पानी और खाने पीने का सामान देता। उसने पानी में फंसी भेड़, गाय, कुत्ते, मुर्गी इन सब को भी वहां से निकाला और नाव पर लाद दिया। फिर उन्हें वो पहाड़ी इलाकों में ले गया। भैया, आपने बारिश की बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। आपने उन्हें वो मदद भी दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है? महोदय, कुछ दिनों तक तो मैं चोर था, मुझे उसके लिए क्षमा करें। पर अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कुछ कंप्यूटर के ज्ञान का उपयोग करके ये मोटर बाइक बनाई है। मेरा मतलब है मोटर बाइक वाली नाव। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही अच्छे कर्म करूँगा आगे। हाँ, आप अच्छी तरह बदल गए हैं। बिल्कुल महोदय, मैं अब पड़ोस के शहर में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी मोटर बाइक को पानी पर जाने के लिए डिजाइन भी किया था। इसी से ही मैं लोगों को बाढ़ से बचा सका। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि अवसर का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अपराधी भी अच्छा जीवन जी सकता है और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसे हर हमेशा सजा देके ही बदला जाए। जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की मां ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा। मेहनती लड़कियां। रामू एक गरीब किसान था जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रहता था। उनके पास वाले किसान अपने सांड से अपनी खेत की जुताई करवाते। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सांड खरीदकर अपने खेत की जुताई उससे करवा सके।
इसलिए उसने अपनी 2 शिक्षित बेटियों की मदद से खेत की जुताई की। वे दोनों अपने पिता की सहायता करके खुश थे। जब एक प्रसिद्ध हिंदी अभिनेता ने अपने दोस्तों के माध्यम से इसके बारे में जाना, तब उन्होंने उन लड़कियां की कड़ी मेहनत के लिए उपहार के रूप में एक ट्रैक्टर दिया। वो सब बहुत शुक्रगुजार थे और उन्होंने खुशी खुशी उस उपहार को स्वीकार किया। फिर उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती शुरू की। उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की और खुशी से जीवन व्यतीत किया। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें मेहनत करने में संकोच नहीं करना चाहिए और हमें पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियाँ भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा, वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं, लेकिन आप बहुत दयालु हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है, तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें, तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ। तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना। यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए।
यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊँगा, तो मैं अब क्या करूँ? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहां पहुंचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं। तुम बाकी काम कल कर लेना। यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए।